गुड इवनिंग महक, पलक, राधिका, सान्या। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग वैष्णवी, गुड इवनिंग। चलो बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट सेटल डाउन हो जाओ फिजिक्स के साथ, देन विल स्टार्ट। साहिल गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। रिम्पी गुड इवनिंग। ध्रुव गुड इवनिंग। बस बस यार, अब गुड इवनिंग मैसेज छोड़ो और अब थोड़ा सा रिवाइज कर लो फटाफट। चलो तो लेट्स स्टार्ट। आई होप सब रेडी हो गए होंगे यार। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था, एंड देन विल कंटिन्यू। तो देखो यार, हमने लास्ट क्लास में एक स्पेशल केस कर लिया था अपने मोशन इन अ प्लेन का, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मतलब हमने एक केस किया था, दैट इज एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन के सारे फॉर्मूले रिकॉल करा देता हूं, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट केस पढ़ के चलेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में हमने पढ़ लिया था कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को किसी एक एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो जैसे अगर मैं तुमसे सबसे पहला वाला फॉर्मूला पूछूं मैक्सिमम हाइट का, तो हमारे पास जो बॉल हाइट गेन कर रहा है, वो कौन से कंपोनेंट की वजह से गेन कर रहा है? वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से गेन कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट में कौन सी वेलोसिटी आनी चाहिए? वर्टिकल वेलोसिटी आनी चाहिए। इसलिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया था यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, यू वाई स्क्वेयर बाय 2g। सिमिलरली फिर नेक्स्ट था टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑल्सो ड्यू टू दी वर्टिकल कंपोनेंट। ये भी एक वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से आएगा। इसलिए अगर दो बॉल्स की वर्टिकल वेलोसिटी अगर सेम है, तो उनको टाइम भी सेम लगेगा। तो इस केस में भी हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया था? 2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब 2u अपॉन जी। थर्ड वाला, रेंज। रेंज होती है हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होगा यू एक्स इंटू टी। इसके हमारे पास दो फॉर्मूले और आ गए थे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, या फिर 2 u x u y डिवाइडेड बाई जी। एक फोर्थ फॉर्मूला, कि अगर हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो अगर मेरे को किसी भी एक टाइम पे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मतलब मेरे को दो वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वी एक्स भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वी वाई भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यू कॉस थीटा के बराबर, वेयर एज वी वाई आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट करोगे, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर, मतलब यू कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रिलेशन डिराइव करे थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या क्या रिलेशन डिराइव करे थे? हमने रेशियो ऑफ टाइम निकाला था, कि रेशियो ऑफ टाइम आता है tan थीटा के बराबर। फिर हमने रेशियो ऑफ हाइट निकाले थे, कि रेशियो ऑफ हाइट आता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर। और फिर हमने रेशियो ऑफ रेंज निकाला था, जिससे हमें यह पता चल गया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमेशा रेंज सेम आता है। मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, 15 डिग्री और 75 डिग्री के लिए, इन सब के लिए रेंज सेम आएगा। और एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको रेंज हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। कौन से पर्टिकुलर एंगल पे रेंज मैक्सिमम मिलेगा? 45 डिग्री पे हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगा। और हमने इसका फॉर्मूला भी लिख लिया था, कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो पहले अब सब लोग यहां तक चेक कर लो कि यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। थम्स अप दे दो अगर सबको क्लियर है तो यहां तक। ओके यार, वेरी गुड। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं यार। आगे हमें नेक्स्ट केस करना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे भी कंटिन्यू करते हैं। चलो, किसी को भी डाउट हो यार तो हैंड रेज कर देना, आई विल अनम्यूट देम। चलो तो लेट्स डू द नेक्स्ट केस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। यार अल्टीमेटली है ना, प्रोजेक्शन को पढ़ने का मेथड एक ही है,
कि आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग अलग स्प्लिट करने हैं, बस एक यही तरीका है। और फिर आपको चेक करना है कि एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है और वाई डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? अब हम पार्टिकल को किसी एंगल पे थ्रो नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड से थ्रो नहीं कर रहे। एक हाइट गिवन है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग या टॉप ऑफ द टावर। मैं किसी एक बिल्डिंग से एक बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट थ्रो कर रहा हूं। अगर मैं बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट थ्रो कर रहा हूं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो भी वेलोसिटी के साथ हम थ्रो कर रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन में है वेलोसिटी? ये वेलोसिटी हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है। ये बॉल पैराबोलिक पाथ लेगी और फिर पैराबोलिक पाथ लेके ये बॉल नीचे गिर जाएगी। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस। तो फिर से एक डिफरेंस कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें पता है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, सर बताओ व्हाट इज। ux टू वेरी x। गुड, यू हो जाएगा, वेरी गुड। तो यस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज यू। सिमिलरली मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में। सर जीरो। जीरो। वेरी जीरो। गुड, जीरो। क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर बिल्कुल लास्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होगी। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो वो कितनी होगी? वो होगी हमारे पास माइनस जी। फिर से माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो ये एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो होगी। एक्सीलरेशन जीरो है तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम बस एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन अगर इधर एक्सीलरेशन है, तो मेरे को अगर कुछ भी कैलकुलेट करना है तो मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कभी भी एक्सेलरेशन होती है तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करके चीजें कैलकुलेट करनी होती है। सिमिलरली बस एक लास्ट चीज, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको साफ दिख रहा है कि बॉल की स्टार्टिंग यहां से हुई है और बॉल गई यहां तक है। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं रेंज, जो कि डिनोट किया जाता है आर से। और ये सिंस राइट हैंड साइड है इसलिए हम इसको माइनस आर लेंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, तो जो हमारा एंगुलर प्रोजेक्शन वाला केस था उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो आता था। जीरो क्यों आता था? क्योंकि हमने ग्राउंड से थ्रो किया था किसी भी चीज को, वो बॉल ने पैराबोलिक पाथ लिया और वापस वो ग्राउंड पे ही गिर गई। तो जहां से फेंका वो उसी लेवल पे आके गिर गई है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया था। लेकिन इस केस में तो हम बॉल को ग्राउंड से फेंक नहीं रहे हैं, इस केस में तो हम बॉल को इस हाइट से फेंक रहे हैं। वो इस हाइट से नीचे तक गिरी है। तो अब की बार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब की बार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा h। और ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए मेरे को इसको किस में लेना है? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? हम लेंगे इसको नेगेटिव में, दैट इज माइनस h। तो चेक करके बताओ अब क्या सबको ये डिफरेंस कॉलम समझ में आया अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो हैंड रेस कर दो और समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो। चलो गुड भाई, बहुत बढ़िया। सबके नहीं आए हैं, सबको रिस्पॉन्ड करना है भाई, क्या बात, मैक्सिमम बच्चों के आया। चलो बिल्कुल बढ़िया। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे 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 अपना लेवल इंक्रीज करते हैं। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डन। सॉरी, क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले भी करने हैं, माय मिस्टेक। पहले आ जाते हैं फॉर्मूलेस पे। अब इधर भी वही सब फॉर्मूले हैं। सबसे पहला वाला फॉर्मूला कि भैया हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने अभी आपको बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, अच्छा संजना माइनस एच वाला रिपीट करना है, ठीक है संजना रिपीट कर रहा हूं कि हमारी बॉल यहां से स्टार्ट हो रही है, मैंने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंका है और उसको ग्राउंड पे जा रही है बॉल। मतलब जो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हो रहा है, बॉल नीचे जा रही है।
तो अगर मैं वाई एक्सिस में पूछूं कि वाई एक्सिस में बॉल कहाँ जा रही है, नीचे या ऊपर, तो हमें दिख रहा है बॉल वाई एक्सिस में नीचे जा रही है। तो अगर कोई भी चीज नीचे जाती है तो उसको हम नेगेटिव साइन से ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारा मैथ्स का रूल चलता है, एक्सिस वाला रूल, कि अगर कोई भी चीज राइट हैंड साइड एक्ट करेगी तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड जा रही होगी या एक्ट कर रही होगी नेगेटिव, कोई भी चीज ऊपर पॉजिटिव, कोई भी चीज नीचे एक्ट कर रही होगी नेगेटिव, तो इसलिए -H। ओके, गुड गुड समझना। तो अगर मैं इधर तुमसे पूछूं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अभी जैसे मैंने बताया यार, टाइम ऑफ फ्लाइट होती है वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। तो इधर जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा वो कुछ ना कुछ हाइट के टर्म्स में आएगा, और इधर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा आपको डायरेक्टली याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h/g, √2h/g। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला है रेंज का। रेंज का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही रखा है। रेंज का जनरल फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से कवर होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस केस में यू ही है, और टाइम हमने अभी कैलकुलेट करके रखा कि टाइम हमारे पास कितना है, √2h/g। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का। फिर इसमें बस एक लास्ट फॉर्मूला बचा। लास्ट फॉर्मूला किस चीज का है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी एक टाइम पे मेरे को बताना है कि पार्टिकल के पास टोटल कितनी वेलोसिटी होगी। तो यार अगर आप अपना डायग्राम सही से नोटिस करो, सपोज मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी पे पहुंच गया, तो पॉइंट पी पे उसके पास कितनी वेलोसिटीज होगी, पॉइंट पी पे उसके पास दो वेलोसिटीज होंगी। कौन कौन सी दो वेलोसिटीज होगी, एक तो वो आगे जा रहा है तो उसके पास ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ऊपर से ये बॉल नीचे भी जा रही है तो इसके पास कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब भी हमें वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। तो हम Vx कैलकुलेट करते हैं, Vy कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसका नेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Vx की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो Vx की वैल्यू तो सेम होगी, दैट इज u। लेकिन अगर मैं Vy की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो Vy की वैल्यू मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज uy प्लस ay इंटू टी। अब uy की वैल्यू कितनी है, uy की वैल्यू तो 0 है, तो मतलब ये टर्म कट गया। ay की वैल्यू कितनी है, ay की वैल्यू -g है, तो यहां पे हम लिख देंगे vy इज इक्वल्स टू ay की जगह -g, और ये कुछ ना कुछ टाइम t। तो अगर अब मेरे को वी नेट निकालना है, तो ये अगर लास्ट क्लास का आपने रिवाइज करके रखा हुआ हो कि वी नेट का फॉर्मूला होता है Vx² प्लस Vy² का होल स्क्वायर रूट। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा कि दैट इज इक्वल्स टू u² प्लस -g t का होल स्क्वायर। अब सब लोग चेक करके बता दो कि पहले जो ये तीन फॉर्मूले किए हैं, क्या इनमें किसी को कोई डाउट है। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, चेक करके बताओ कि किसी को कोई डाउट है नो इसमें डाउट यहां सर। तक। No, sir. क्लियर सर, बिल्कुल, क्लियर। बढ़िया 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 भाई, बढ़िया। सर रिपीट कर दो एक बार। एक बार रिपीट करना है, ठीक है। यार ये कौन सी आईडी है, EYJB, ये जो भी है अपने करेक्ट आईडी से लॉगिन करो करो यार। चलो रिपीट कर रहा हूँ फिर से। मेरे को पता करना था वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो अगर मैं किसी भी बॉल को ऐसे सीधा फेंक रहा हूँ, वो बॉल एक पैराबोलिक पाथ लेके नीचे जा रही है। मुझे बताओ ये सबसे पहले पैराबोलिक पाथ ले ही क्यों रही है, ये बिल्कुल सीधा सीधा नीचे क्यों नहीं गिर रही। जैसे दोनों केसेस में डिफरेंस समझो। मैं कह रहा हूं कि एक बॉल को मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया और एक बॉल को मैं ऐसे फेंक रहा हूं, तो इस फर्स्ट वाले केस में ये पैराबोलिक पाथ से जा रही है, वेयर सेकंड वाले केस में ये सीधा सीधा नीचे गिर जाएगी। तो ऐसा क्या हो रहा है कि पहले केस में वो पैराबोलिक जा रही है और दूसरे केस में सीधा जा रही है। उसका रीजन है, क्या रीजन है, इसके पास सेकंड केस में इसके पास जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। अगर मैं आपसे पूछूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, इस केस में एक्स एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसलिए ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या होता है, पैराबोलिक पाथ का मतलब होता है कि ये दो डायरेक्शन में एक साथ जा रहा है, एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और साथ ही साथ वाई एक्सिस में भी जा रहा है।
तो अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछूं कि इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, तो याद रखो ये आगे भी जा रहा था, तो मतलब इसके पास वी एक्स एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। ये नीचे गिर रही है बॉल, तो मतलब इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। अब एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जितनी पहले थी, यू। वर्टिकल वाली हमें कैलकुलेट करनी होती है, और वर्टिकल वाली आप हमेशा कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे? यू वाई प्लस ए वाई टी, मतलब वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपको वी वाई मिल जाएगा। वी एक्स तो आपको पता ही है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 जीरो होता है, तो इसलिए ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? ए स्क्वेयर जो कि है वी एक्स स्क्वेयर, और सिर्फ बचा बी स्क्वेयर जो है वी वाई स्क्वेयर। तो बस मैंने वही चीजें यहाँ पे लिख दी है। अब चेक कर लो फिर से, कोई डाउट कोई समस्या तो बता दो। नो सर, नो डाउट, चलो क्लियर। बढ़िया यार, बढ़िया। सर जो हम जी लेंगे वो नेगेटिव लेंगे? जी हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, और ग्रेविटी हमेशा ही डाउनवर्ड्स लगती है। तो बिल्कुल वही करना है आपको। तो बस इसमें ये तीन ही फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होते हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन में तो 4-5 थे, बहुत सारे रिलेशन भी थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस ये तीन फॉर्मूले रखो, जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं तीन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। शो दी ग्राफ स्लाइड, ये लो। ओके, बोलो साहित्य, क्या डाउट है आपको? सर इसमें सर वर्टिकल डायरेक्शन में सर मतलब जो हम पढ़ रहे हैं कि मतलब इसमें हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, तो उसमें सर ट्रेजेक्टरी और ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला नहीं होगा? नहीं, मतलब फॉर्मूला तो होता है ट्रेजेक्टरी का, लेकिन वो कभी हमारे काम नहीं आएगा, इसलिए हमने वो चीज पढ़ी नहीं है। तो सर इसमें से कोई फॉर्मूला वो नहीं होता है मतलब कि हम किस वेलोसिटी से फेंकें कि मतलब जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड को हिट करे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाकी आपको क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी आप चेक करो, आपको देखना। कोई दिक्कत आए तो फिर देख लेते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो बढ़िया। तो चलो भाई, मैं आप क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन आता है, क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। चलो, क्वेश्चन सीधा साधा कि भैया हमें एक हाइट गिवन है कि हम कितनी हाइट से बॉल को फेंक रहे हैं। हमें ये हाइट गिवन है 20 मीटर्स। मैंने यहां से बॉल ली, उसको फेंका मैंने कितनी वेलोसिटी से? सपोज 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है। आपको इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट, आपको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये बॉल कितनी देर में नीचे गिरेगी। आपको कैलकुलेट करनी है रेंज, कि ये बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी। बस यही दो चीजें कैलकुलेट करके बतानी है आपको, तो ट्राई करो इसको। हमें हाइट गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, बस मेरे को पता करना है टोटल टाइम, और मेरे को पता करना है कि ये बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी। रेंज कैलकुलेट करना है। जिसने फॉर्मूले नोट डाउन नहीं करे, यहां पे फिर से फॉर्मूले लिख देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g, और रेंज का फॉर्मूला होता है u × √2h/g, मतलब u × t। और सब अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजो यार, जिसका आंसर आता चले जाए। ओके, डाउट है? पूछो क्या डाउट है। तो सर मैं बता रहा सर आंसर में अच्छा, आंसर सर बता रहे टाइम ऑफ साहित्य। फ्लाइट, ठीक है साहित्य, टाइम ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 है और सर रेंज जो है वो 20 है। चलो साहित्य चेक करेंगे, पहले बाकी सबको भी कैलकुलेट करने देते हैं। 1 मिनट का टाइम और देता हूँ, बाकी सब लोग कैलकुलेट कर लो, फिर एक साथ देख लेंगे। बढ़िया बढ़िया भाई, सबके आंसर्स जिन्होंने भी भेजे हैं उन सबके आंसर्स भी यही हैं। तो फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। सिंपल सिंपल वैल्यूज डालनी थी भैया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h, तो 2 × h की वैल्यू है 20, डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, उसकी वैल्यू भी मैंने आपको बोल रखी है, अभी फिलहाल के लिए हमेशा 10 ही ले लिया करो। तो इसको सॉल्व करूंगा
तो √4 आ जाएगा, और √4 मतलब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकेंड्स। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको कैलकुलेट करनी है रेंज। रेंज का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी वेलोसिटी से मैंने फेंका इसको, 10 की वेलोसिटी से, टाइम कितना 2, तो ये हमारे पास रेंज आ गया 20 मीटर्स। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सबका आंसर बिल्कुल सही आया भाई, बढ़िया, वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड। चलो अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएबल्स के टर्म्स में आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, एक हाइट h से किसी एक बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली। मेरे को हाइट गिवन है h, मैंने इस हाइट h से बॉल को थ्रो किया बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया ये क्वेश्चन ने नहीं बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ। लेकिन बस क्वेश्चन ने एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? कि जो हमारा रेंज होना चाहिए वो n टाइम्स ऑफ हाइट होना चाहिए। मतलब मेरी रेंज r इक्वल्स टू एन एच के बराबर होना चाहिए। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है व्हाट शुड बी दी वेलोसिटी। अब मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी, हमें कितनी वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंकना चाहिए जिससे कि जो वो रेंज कवर करे वो n टाइम्स हाइट के बराबर है। तो ट्राई करो अपना एक बार कैलकुलेट करने की, कि कितनी वेलोसिटी से फेंकना चाहिए जिससे कि रेंज n टाइम्स ऑफ हाइट आ जाए। सर क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हुआ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। यार एक बार बताओ, तुम्हें ये तो पता चल गया ना साहित्य कि जो हमारा रेंज का फॉर्मूला है वो u इंटू टी है। मतलब मेरी रेंज किस पे डिपेंड करती है साहित्य? वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना। यस डन। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मेरे को ये बॉल है ना कितनी वेलोसिटी से फेंकनी चाहिए। वैल्यू नहीं आएगी साहित्य, वेरिएबल के उसमें ही आंसर आएगा। मेरे को बताना है मेरे को कितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंकना चाहिए जिससे कि ये कितनी दूर जाके गिरे। सपोज अगर इसकी वैल्यू मैं 10 मीटर ले रहा हूं तो मेरे पास रेंज कितनी आनी चाहिए? मेरे पास रेंज 10n आनी चाहिए। क्या ये बात मान गए आप? यस क्लियर। क्लियर है, ठीक है, डन। तो यार इसमें कुछ नहीं करना, बस हमें रेंज और हाइट इन दोनों को कहीं ना कहीं इक्वेट करना है। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ रेंज एन एच के बराबर होनी चाहिए। अगर रेंज एन एच के बराबर होना चाहिए तो बस रेंज का फॉर्मूला रख दो और उसको एन एच के बराबर कर दो। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू इंटू टी। और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए एन एच के बराबर। चेक करो क्या सबको इक्वेशन 1 तक समझ में आया या नहीं? यस यस सर सर। क्लियर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? क्या क्वेश्चन में मेरे को टाइम टी वेरिएबल गिवन है? नहीं, टी वेरिएबल गिवन नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना कि भैया जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो वेरिएबल आपका आंसर में नहीं आ सकता। आपके आंसर में कांस्टेंट आ सकते हैं। जैसे कांस्टेंट को क्या क्या होता है? पाई आ सकता है, जी आ सकता है, ये सब कांस्टेंट होते हैं, ये सब चलता है। लेकिन जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन ना हो वो आंसर में नहीं आ सकता। तो अगर आप चेक करो क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही वेरिएबल दिए हुए हैं। कौन से दो वेरिएबल दिए हुए हैं? एक एन बोला हुआ है और एक एच बोला हुआ है, और कोई वेरिएबल नहीं दिया। तो आपका आंसर इसी टर्म में आना चाहिए। लेकिन इधर तो टी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस टी का फॉर्मूला रख देंगे। टी का फॉर्मूला क्या होता है? √2h/g इज इक्वल्स टू एन एच। बस इसको सॉल्व कर लो और u की वैल्यू बता दो, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही सॉल्व करना था हमें इसमें। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, √g ऊपर चले जाएगा और n आ जाएगा उसमें, तो n बाहर, एनएच। √h/g/2। सब लोग चेक करके बताओ क्या यही आ रहा है? यस सर यस। यस सर। बिल्कुल बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो यहां तक कंप्लीट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर डन। डन, चलो तो लेट्स कंटिन्यू। अब ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। देखते हैं किस किस को वो कॉन्सेप्ट पता है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है कि भैया हमारे पास
50 मीटर्स की हाइट पे एक प्लेन उड़ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। ये सपोज एक प्लेन ले लो, ये जो मेरा एरो मार्क है ये प्लेन है। एक प्लेन उड़ रहा है 50 मीटर्स की हाइट पे, और ये प्लेन की स्पीड मेरे को गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। इस प्लेन से हमने एक फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया है। इस प्लेन से हमने क्या किया, एक फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया। बस इतना ही क्वेश्चन गिवन है। इसके हिसाब से आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, फिर से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है कि ये पैकेट कितनी देर में नीचे गिरेगा ग्राउंड पे, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितने डिस्टेंस पे गिरेगा, डिस्टेंस एट विच फूड पैकेट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, फूड पैकेट ड्रॉप्स या स्ट्राइक्स। चलो ट्राई करो। क्वेश्चन एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूं जिसको डाउट हो। भैया 50 मीटर की हाइट पे एक प्लेन उड़ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और उस प्लेन से हमने एक फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया। तो मेरे को बताना है ये फूड पैकेट कितनी देर में नीचे गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करके बताना है, और दूसरा मेरे को बताना है कि ये कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है संजना, गुड गुड। साहित्य गुड। महक बिल्कुल बढ़िया। समीक्षा वेरी गुड, सही है आपका आंसर। ध्रुव यार एक बार अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं आपने इधर उधर गलती करी है, एक बार फिर से चेक कर लो आप। चलो सबसे पहले तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अगर मैंने इस बॉल को या ये जो फूड पैकेट है इसको ड्रॉप किया है, तो मेरे को बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। आंसर नहीं आया, बताओ। 30। अब याद रखो डिफरेंस क्या है यार, डिफरेंस सीधा सीधा ये है, अगर मैं फूड पैकेट को ऐसे ही ड्रॉप करता तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती, लेकिन ये फूड पैकेट मैंने ऐसे ही अपने हाथ से नहीं छोड़ा, एक प्लेन चल रहा था, उस चलती हुई चीज से मैंने फूड पैकेट को ड्रॉप किया है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनर्शिया की वजह से इस फूड पैकेट की वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी प्लेन की वेलोसिटी है। तो प्लेन की वेलोसिटी कितनी है, 30 है, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी भी कितनी होगी, 30 होगी। और जिस डायरेक्शन में प्लेन उड़ रहा था उसी डायरेक्शन में फूड पैकेट की वेलोसिटी होगी। तो प्लेन अगर मेरा एक्स डायरेक्शन में उड़ रहा था, तो जो ये वेलोसिटी है ये भी कौन सी डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी। तो बस मेरे को वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h/g। तो 2 हाइट की वैल्यू 50, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, आंसर √10। अब यार आप इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप √10 तक छोड़ सकते हो, ऑप्शंस में आपको √10 तक ही दिखेगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में मेरे को क्या कैलकुलेट करना था कि ये कितनी दूर जाके गिरा है, मतलब मेरे को रेंज कैलकुलेट करना था, और रेंज का फॉर्मूला होता है u × t। तो u की वैल्यू 30 और t की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज √10। तो बस यहीं तक हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 30√10। इसको भी आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चेक कर लो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। यस क्लियर है। चलो यस बिल्कुल बढ़िया यार, बढ़िया। चलो तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना। एक मिनट, चलो भाई सब माइक म्यूट पे रखें, म्यूट पे रखें। भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं, यार याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में है, डायरेक्टली आप आंसर याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है। मैं कह रहा हूं कि यहां से मैंने क्या किया था कि मैंने एक पार्टिकल को A लिया, बॉल A है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, कितनी वेलोसिटी, u वेलोसिटी से फेंका। u वेलोसिटी से फेंका तो ये बॉल ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद ये बॉल नीचे गिरेगी। सिमिलरली फिर मैंने लिया B, बॉल बी को मैंने कैसे फेंका, बॉल बी को मैंने नीचे की तरफ फेंका, सेम वेलोसिटी यू के साथ ही फेंका है मैंने, सेम वेलोसिटी यू के साथ, और ये बॉल नीचे जा रही है और ये कुछ ना कुछ टाइम ले रही है,
ये टाइम ले रही है T2, ये टाइम ले रही है T1। और एक लास्ट कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि बॉल सी को बस मैंने ड्रॉप कर दिया तो मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये नीचे गिरने में कुछ ना कुछ टाइम लेगी। सपोज इसने टाइम लिया T, तो आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम T1, T2 एंड T1, T2 और T के बीच में क्या रिलेशन है। एक बार मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, फिर आपके लिए रिपीट भी कर दूंगा क्वेश्चन, तो जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है। एक बार पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। चलो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सब चेक करके बताना किसी को डाउट तो नहीं है। मैंने बिल्डिंग ली है हाइट h की, उस बिल्डिंग से मैंने 3 बॉलों को फेंका है अलग अलग तरीके से। बॉल ए को फेंका ऊपर की तरफ वेलोसिटी u से, वो बॉल ऊपर गई और वापस नीचे आई, ग्राउंड पे गिरी, और उसने ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना टाइम लिया, T1 टाइम लिया। बॉल बी को मैंने नीचे की तरफ फेंका है, उतनी ही वेलोसिटी u से, इसने ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, T2 लिया। और तीसरी बॉल को बस मैंने ऐसे ड्रॉप किया है, इसने ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, इसने ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टाइम T लिया। तो आपको बताना है कि भैया T1, T2 और T के बीच में क्या रिलेशन है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सब लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर भेजो, जिसको आता है, जिसको जो याद हो। ये क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन में होता है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सब लोग तुक्का मार रहे हो क्या? लग तो ऐसे रहा है कि अभी देख के कि सब लोग तुक्का सा मार रहे हो। चलो चलो भाई डिस्कस करते हैं। तो भैया आप एक चीज याद रख लेना, इसका सीधा सीधा आंसर क्या है। इसका सीधा सीधा आंसर आपको याद ही रखना है, दैट इज आंसर बी, ऑप्शन बी। कि हमारे पास जो ये टाइम टी होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ T1 और T2 के बराबर होगा। ये दोनों टाइम, तीनों टाइम अब की बार इक्वल नहीं हो सकते। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नहीं है, तीनों को सेम टाइम नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि क्या तीनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है? नहीं, तीनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं है। इसकी यू है वर्टिकल वेलोसिटी, इसकी यू है। ए और बी की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, लेकिन सी वाले की वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं है। सी वाले की तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो जब तक तीनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं होती ना, तब तक टाइम सेम नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे यह पूछा था कि अगर मैं एक बॉल को ऐसे फेंकूं तो वो पैराबोलिक पाथ लेगी। कितनी हाइट से फेंका, हाइट h से फेंका। और दूसरी बॉल को मैं बस ऐसे ही ड्रॉप कर रहा हूं। कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, हाइट h से ड्रॉप कर रहा हूं। ये T1 है, ये T2 है। तो अब की बार इन दोनों टाइम में क्या रिलेशन होगा, अब की बार ये दोनों टाइम सेम होंगे। अब ये सेम क्यों होंगे? क्योंकि अगर मैं इस केस में तुमसे पूछूं कि भैया वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0, ये जो भी वेलोसिटी हो रही है ये x डायरेक्शन में हो रही है। इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम, वर्टिकल वेलोसिटी सेम, इसलिए टाइम सेम। इधर तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, लेकिन तीनों के लिए वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं है, तो इसलिए तीनों टाइम इक्वल नहीं आएंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ऑप्शन डी गलत है। अब आपको इसमें क्या नोट डाउन करके रखना है, अब थोड़ा ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। अगर आप बॉल ए की वेलोसिटी देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो u है, और वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये क्या होनी चाहिए, प्लस यू। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं बॉल की वर्टिकल, बी की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो वो भी u है, लेकिन वो किसमें है, माइनस में है। और सी की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वो 0 है। इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, और इन तीनों के लिए ही डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h है। तो जब आपकी ये कंडीशन आ जाए, अब ध्यान दो जो मैं आपको बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं जब भी आपको ये कंडीशन मिल जाए, क्या कंडीशन, कि ए और बी की वेलोसिटी सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन है,
बाकी सेम है, और सी की वेलोसिटी 0 है और सबका डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, तो हमेशा आपका ये रिलेशन का आंसर आएगा। भाई चेक करके बताओ, मेरे को ऐसा लगा सबको नहीं समझ में आया। आप सब अनम्यूट कर सकते हो, और जिसको डाउट है तो पूछो, बताओ किसी को कोई डाउट है? तो वापस सर से एक बार रिपीट कर फिर दो। से बता एक दो बार एक प्लीज। बार फिर से, बता दो। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। रिपीट मैं आपको, कर। हाँ बिल्कुल यार बिल्कुल, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या कंडीशन चेक करनी है। आपको देखना है कि बॉल ए और बॉल बी, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है या नहीं। तो अगर आप चेक करो, बॉल ए की वेलोसिटी कितनी है, बॉल ए की वेलोसिटी यू है, बॉल बी की वेलोसिटी कितनी है, बॉल बी की वेलोसिटी भी यू है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? डिफरेंट है, अपोजिट है। Different, तो opposite. ऊपर वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? सर प्लस। पॉजिटिव। और नीचे पॉजिटिव। वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल। अब सिमिलरली जो बॉल सी थी, जिसको बस मैंने ड्रॉप किया है, बॉल सी की वेलोसिटी कितनी है? 0। जीरो। लेकिन तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताओ? सर माइनस माइनस एच। -h, क्योंकि तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का देखूंगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट h, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट h, और इधर भी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट h। तो तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे हैं। अब तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे हैं और वेलोसिटी इस तरीके से अगर रिलेशन आपको दिख जाए, तो आप याद रखना हमेशा आपके पास यही आंसर आएगा, t इक्वल्स टू t1 प्लस t इक्वल्स टू रूट ऑफ t1 t2, जहां पे t किसके लिए टाइम होगा? लास्ट वाले के लिए, और t1 t2 इन दोनों में से किसी एक का टाइम। क्या आप सही चीज समझ में आ गई है? Yes, sir. क्लियर। यस सर। तो अगर ये समझ में आ गया है ना, तो अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से टाइम लेना, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा सोच के उसका आंसर देना। देखो क्वेश्चन क्या है भैया, हमने ली है, ये डायग्राम को बस रिपीट कर देता हूं फिर से हमने वही किया है कि हमने 3 बॉल्स ली हैं, सेम हाइट से फेंक रहे हैं, हाइट h, हाइट h, हाइट h। मैंने ली है बॉल ए, बॉल ए को मैंने क्या किया, किसी एक एंगल पे थ्रो किया, किसी एक वेलोसिटी से। कितने एंगल पे थ्रो किया? θ1 एंगल पे थ्रो किया। तो ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और फिर ये ऐसे आके नीचे गिर जाएगी। दूसरे केस में मैंने क्या किया, बॉल बी को मैंने नीचे की तरफ फेंका है। कितनी वेलोसिटी से फेंका है नीचे की तरफ? u2 वेलोसिटी से फेंका है, और ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? θ2। तो ये बॉल ऐसा पैराबोलिक पाथ लेके नीचे गिरेगी। इसने टाइम लिया t1, इसने टाइम लिया t2। पहले सब लोग चेक करके बता दो, क्या सबको यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। बढ़िया। और तीसरी बॉल को मैंने क्या किया, तीसरी बॉल को मैंने बिल्कुल सीधा फेंका, बिल्कुल सीधा फेंका, तो ये भैया ऐसे जाके नीचे गिरी और उसको टाइम लिया t। तो आपको फिर से क्या बताना है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन t1, t2 एंड t? तो बताओ इस केस में क्या आंसर मार्क करूं मैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग के अब हवा उड़ गई है कि अब ये क्या हुआ, अब नहीं समझ में आया। चलो, तो अब इसको समझने की, ओ सॉरी, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी गलती, अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है। क्या कंडीशन और गिवन है? ये तो मैं देना ही भूल गया, यहां लिख देता हूं। कंडीशन गिवन है कि u1 sin θ1 की जो वैल्यू है वो u2 sin θ2 के बराबर है। ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। थोड़ा साइड में करके लिख देता हूं फिर से कि u1 sin θ1, थोड़ा सोच लेना क्यों गिवन है ये कंडीशन। u1 sin θ1 की जो वैल्यू है वो u2 sin θ2 के बराबर है। तो अब देखोगे आप इधर, करेक्ट ऑप्शन मेरा सी आएगा। कैसे सी आएगा? अब एक चीज सोचो, अगर मैं इस ए वाले की वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में तोड़ूं, तो मेरे को बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी कितनी आएगी? u1 cos थीटा, u1 sin थीटा। u1 cos θ1 और इधर आ जाएगी u1 sin θ1।
सिमिलरली अगर मैं बी वाली की वेलोसिटी को भी दो पार्ट में तोड़ूं तो इधर आ जाएगा u2 cos थीटा 2 और इधर आ जाएगी मेरे पास नीचे की तरफ u2 sin थीटा 2, वेयरएज इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, 0 है। तो भाई अगर आप चेक करो आपका एक रिलेशन बन के आ रहा है, क्या रिलेशन बन के आ रहा है, ए की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में और बी की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जो है वो सेम है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों वेलोसिटी कैसी है, सेम है। ऊपर से सी की वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में, 0। इन तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग है, इन तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो मैंने आपको बताया जब भी ए और बी की वेलोसिटी सेम हो, सी की 0 हो और सबका डिस्प्लेसमेंट -h के बराबर हो तो टाइम का रिलेशन क्या आएगा, टाइम का रिलेशन आएगा t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2। क्या अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अब सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसको कंप्लीट कर लो तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे फिर। Sir, done. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अब सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि भैया अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से या कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है, हमें ये बताना है। रिलेटिव मोशन में हमारे पास दो केसेस होते हैं जनरली, ज्यादातर हम यही दो केसेस पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले को हम कहते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि कितने एंगल पे हमें अम्ब्रेला को पकड़ना चाहिए जब बारिश गिर रही है ताकि हम बारिश से बच जाएं। और दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम्स, कि एक पर्सन बोट कितनी स्पीड से या कितने एंगल पे स्टार्ट करे जिससे वो सबसे कम टाइम पे रिवर को क्रॉस कर ले। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका मेरे को बताना कि क्या क्या आंसर होगा। सपोज मैं कह रहा हूं ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन जहां पे मैं खड़ा हूं ऑब्जर्वर, ये पर्सन ए है, मैं हूं, ठीक है। यहां पे एक बॉल है, बॉल बी, और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना ले लेता हूं, सपोज इसका ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स बी ले लेता हूं। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल बी, तो बताओ क्या बताओगे आप आंसर। एक्स प्लस एक्स। बिल्कुल, तो यार जितना अभी क्वेश्चन में गिवन है उतना ही आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं पोजीशन ऑफ बी, तो पोजीशन ऑफ बी का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे खड़ा है। बाय डिफॉल्ट आप हमेशा अपने ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे लोगे, तो अगर ओरिजिन पे ऑब्जर्वर खड़ा है तो ऑब्जर्वर और बी तक की दूरी कितनी है, उन दोनों के बीच की दूरी है एक्स बी। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक और बॉल रखी है, बॉल सी, और ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स सी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, तो मैं पोजीशन ऑफ अगर सी मैं पूछ रहा हूं तो मतलब मैं किसको देख रहा हूं, बी को या सी को, और मैं कहां खड़ा हूं, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं। वेरी गुड, तो क्या आंसर लिखूं, कितनी दूरी है मुझसे और सी तक की, एक्स सी। तो इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जब भी मैं सिर्फ आपसे इतना पूछूं कि पोजीशन ऑफ बी, तो मतलब आपको हमेशा यही अज्यूम करना है, हमेशा यही मानना है कि जो बंदा देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, वो हमेशा ओरिजिन पे बैठा है। सिमिलरली जैसे मैंने पोजीशन ऑफ सी पूछा तो इसका मतलब है कि हम बॉल सी को देख रहे हैं और जो बंदा देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, वो ओरिजिन पे बैठा है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे को बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, अब ए के रिस्पेक्ट में मत बताओ, अब तुम बताओ सी के रिस्पेक्ट में, कि सी के हिसाब से बी की पोजीशन कितनी है, तो कितना बताओगे आप। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर सी के हिसाब से मैं बी का पूछ रहा हूं तो मतलब मेरे को इन दोनों के बीच की दूरी देखनी है,
इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी भाई? टोटल X एक्स ही है, उसका एक्स बी है, तो मतलब मेरे को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक्स बी माइनस एक्स सी लिखो, और कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक्स सी माइनस एक्स बी लिखो। अब कौन सही कौन गलत? तो याद रखो, अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। अगर मैंने बोला पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो इसमें हम किसको देख रहे हैं और देखने वाला कौन है? सभी को वेरी गुड। तो हम बी को देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ बी पूछा है मैंने, पोजीशन ऑफ बी पूछा है, मतलब मैं बी को देख रहा हूं। तो मतलब इस केस में बी मेरा ऑब्जेक्ट है। और देख कौन रहा है इसको? इसको देख हमारा सी रहा है। तो हमारा सी क्या बन जाएगा? हमारा सी Observer. ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो इस केस में आप हमेशा याद रखना, हमेशा हम ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। जैसे इस केस में मेरा ऑब्जर्वर कहां खड़ा था? इधर मेरा ऑब्जर्वर ओरिजिन पे खड़ा था, तो मैंने 0 माइनस कर दिया, इसलिए मेरा आंसर एक्स बी आ गया। इधर मेरा ऑब्जर्वर कहां खड़ा था? 0 पे खड़ा था, तो इसलिए मेरा आंसर एक्स सी आ गया। तो इधर मैं लिखूंगा एक्स बी माइनस एक्स सी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा बी है और ऑब्जर्वर मेरा कौन है? सी है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप इसका आंसर बताना कि पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कौन इसमें ऑब्जेक्ट है और कौन इसमें ऑब्जर्वर है? C is the object and B is The the is the object and B is the observer. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? XC minus minus XB. अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई अब सीधी सीधी बात क्या नोट करने वाली है कि अगर मैं आपसे कभी भी लिखूं एक्स ए बी, एक्स ए बी का मतलब हो जाएगा पोजीशन position ऑफ of A with ए। respect to B. वेरी गुड भाई, वेरी गुड। Respect to B. तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए एक्स ए माइनस एक्स बी। XB. सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं एक्स बी ए, तो मतलब ये होना चाहिए पोजीशन ऑफ B बी। minus X. With respect to A. और फॉर्मूला XB minus XB XB minus XC. अरे भाई origin. बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक चीज बताओ सोच के, अब चाहे बी सी को देखे या सी बी को देखे, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, क्या वो सेम है या अलग अलग है? अलग जैसे एग्जांपल लो, मेरे हाथ में एक पेन है और मेरे हाथ में एक फोन है। इन दोनों के बीच में मैंने इतनी दूरी बना के रखी है, ठीक है। अब चाहे फोन पेन को देखे या पेन फोन को देखे, इन दोनों की दूरी अलग अलग आएगी या सेम आएगी? same. लेकिन अगर फोन पेन को देख रहा है तो मतलब ये देख रहा होगा राइट हैंड साइड, और अगर पेन फोन को देख रहा है तो वो देख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो बस सीधा सीधा कहने का हमारा मतलब क्या है कि एक्स बी ए और एक्स ए बी, इन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। बस फर्क क्या होगा कि एक इधर देख रहा है तो एक इधर देख रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे बीच में? माइनस साइन लगा देंगे। तो बस अब ये चीज चेक करके बता दो, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अगर यार ये पोजीशन है, पोजीशन को टाइम से डिवाइड कर दो। पोजीशन को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा हमें? Velocity. वेलोसिटी। तो यही सेम फॉर्मूला आप लिख दो वेलोसिटी के लिए। और अगर मैं वेलोसिटी को भी टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? Acceleration. एक्सीलरेशन। तो यही सेम फॉर्मूला एक्सीलरेशन का लिख दो। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लो, और फिर मैं तुम्हें छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं ताकि उनसे तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए। Sir, done. डन, Done. चलो Done, भाई, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर नो नो सर एक मिनट। हाँ हाँ, ठीक है निशान, ठीक है। सर डन। डन, चलो। Yes. अब जैसे देखो, इस पे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल तो बढ़ा ही लेंगे। भाई सीधी सीधी बात है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक बॉल है, बॉल ए, और वो इधर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इधर दूसरी बॉल है, बॉल बी, वो इधर मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो आप सब लोग अब चैट में आंसर भेजना, डायरेक्ट मत भेजना प्लीज, चैट में आंसर भेजना। व्हाट इज द वैल्यू फॉर वी ए बी एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर वी बी ए? सब लोग चैट में लिख के भेजेंगे, और मैं एक एक करके किसी भी बच्चे को पकड़ लेता हूं, उससे पूछ लूंगा। हाँ निवेदिता, आप बताओ क्या डाउट है? आंसर बता रहे हो क्या? सर क्वेश्चन रिपीट करना है क्या? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि हमारे पास दो बॉल्स हैं,
वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। बॉल ए जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बॉल बी जा रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मेरे को फाइंड करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और दूसरे वाले केस में क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। डन सर। डन। चलो तो कैलकुलेट करते हैं। तो वी ए की वैल्यू कितनी लिखूं मैं, 10 माइनस वी बी की वैल्यू कितनी लिखूं मैं, 15। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। -5. अब दूसरा वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा वाला मेरे को पता है आंसर सेम होगा, बस साइन उल्टा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा +5। जिसको दिक्कत हो बता देता हूँ कैसे आया। वीबी की वैल्यू 15, वी ए की वैल्यू 10, तो 15 - 10 5 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। अब इसके आगे एक और सिंपल एग्जांपल और फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये फिर से वही ले लो, बॉल ए ये इधर चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो अब दूसरी बॉल है बॉल बी वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है इधर 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो अब फिर से आंसर आपको वही बताना है कि वी ए बी की वैल्यू कितनी लिखूं और वी बी ए की वैल्यू कितनी लिखूं। सर VAB की वैल्यू -5 आ जाएगी और VBA की वैल्यू +5 आ जाएगी। अगर साहित्य आप कह रहे हो +5 और -5, तो एक बात खुद सोचो ना, फिर तो आपके हिसाब से पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। 90% बच्चे है ना, पता है वही गलती करते हैं जो अभी थोड़ी सी साहित्य ने की। क्या गलती है भाई, मैं फॉर्मूला वी ए बी का क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये वैल्यू +10 है। क्यों, क्योंकि ये कौन सी तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है। राइट हैंड साइड हम किस में लेते हैं, प्लस में। लेकिन वी बी की वैल्यू 15 तो है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट में। तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेना मत भूलना। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है भैया, साइन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 10 + 15 और ये आ गई 25। और अगर ये 25 आ रही है तो नीचे वाली कितनी आएगी, -25 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ध्रुव आप है ना माइक ऑन करके भूल जाते हो हर बार, है ना। सॉरी सर। अरे कोई नहीं लेकिन यार थोड़ा ध्यान दिया करो, तुम्हारी बातें हमें सुनाई दे जाएंगी, नहीं तो पता चला तुम्हें पीछे से झाड़ पड़ रही है, कहीं से डांट पड़ रही है, तो हमें सुना दोगे फिर। हाँ तो भाई सब लोग चेक करके बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। नो सर। No, sir. इसमें बताता हूँ क्या हमारा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर। वी ए बी इक्वल माइनस वी ए बी क्यों, अच्छा ठीक है क्यों, चलो चेक कर लेते हैं। वी बी ए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू कितनी है, 15 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में लिखूंगा। माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है, +10 है, तो -15 -10 -25 हो गया। यही तो मैंने बताया था, ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी, बस फर्क किस चीज का होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, बस इतना ही फर्क होगा। Yes, sir. चलो डन। हाँ अब मैं आपको बोल रहा था, अगर आप अब एक चीज नोटिस करो, चाहे मैं पहला वाला एग्जाम्पल लूं चाहे मैं दूसरा वाला एग्जाम्पल लूं, दोनों केसेस में जो हमारा मोशन हो रहा है वो क्या इन अ प्लेन हो रहा है या इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि मोशन सिर्फ एक ही एक्सिस में हो रहा है। जैसे ए और बी दोनों की दोनों एक्स एक्सिस में जा रही है, चाहे पॉजिटिव में जाए चाहे नेगेटिव में जाए। दूसरे वाले एग्जांपल में भी अगर आप एक चीज नोटिस करो, मेरी ए और बी दोनों एक्स एक्सिस पे जा रही है, बस ए पॉजिटिव में जा रही है तो बी नेगेटिव में जा रही है। तो जब भी हम मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब हम स्ट्रेट लाइन वाला मोशन की बात करते हैं ना, तब तो कैलकुलेट रिलेटिव मोशन को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि किसी एक को हम प्लस लिख देंगे और किसी एक को हम माइनस लिख देंगे और उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब दिक्कत किस में आएगी, दिक्कत तब आएगी जब हम मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन में क्या होगा,
क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही एक्सिस में मूव करेगा या ज्यादा एक्सिस में मूव करेगा? ज्यादा एक्सेस ज्यादा एक्सिस एक्सिस में पे। मूव करेगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझो भाई। हमारा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये थोड़ी सी वेक्टर्स की नॉलेज है, वेक्टर्स की नॉलेज है बस। ये हमारा सीधा सीधा वेक्टर्स का ज्ञान, वेक्टर्स का मेथड क्या कहता है कि अगर कोई भी चीजें दो सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, जैसे ये क्वांटिटी है ए और ये क्वांटिटी है बी, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो जीरो। जब भी दो चीजों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, आप सीधा सीधा इनको ऐड कर दो, सीधा सीधा इनको ऐड कर दो। लेकिन अगर कोई दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर एंगल 180 डिग्री हो गया तो हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। करें। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, काफी लोगों को थोड़ा डाउट रहता है इसमें, तो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपको भैया 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि एक डब्बा है, एक बॉक्स है, उस पे एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, दूसरे बंदे ने इधर ही फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, और एक तीसरे बंदे ने इधर फोर्स लगाया 4 न्यूटन का। तो मेरे को बताओ इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? 10 नहीं मेरा 8 8 8। अब कैसे आया 8 8। वो सोचो। 8 ऐसे आया कि 10 और 2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मेरा ये वाला केस लगेगा कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो आया 12। लेकिन 4 वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, 4 वाला अपोजिट डायरेक्शन में है तो सेकंड वाले के हिसाब से मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास नेट फोर्स कितना आएगा? 8 न्यूटन। ये तो हो गई सिंपल बात जो हमने किया। लेकिन अब हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं? अब सोचो हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब मेरे को गिवन होगा कि एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स कहीं ना कहीं किसी एंगल पे लग रहा है। तो भैया ना तो अब यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री होता तो ऐड कर देता, ना तो यहाँ पे 180 डिग्री है, क्योंकि अगर 180 होता तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद रखो इसको हम सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। तो बस इतना याद रखना कि जब भी एंगल सेम हो, 0 डिग्री हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन अगर वो किसी एंगल पे हैं तो ना तो उनको ऐड करना है ना तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तब उस केस में उसका रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो भी आपको एंगल की वैल्यू गिवन होगी वो एंगल की वैल्यू रखना और अपना आंसर कैलकुलेट करना। यहां तक की बात समझ में आ गई है तो नोट डाउन कर दो और फिर आगे बढ़ो। चलो ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, इसको फटाफट पूरा नोट डाउन कर लो। आज वैसे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पूछा नहीं किसी को। अवंशिका, आपको समझ में आया? यस सर। चलो गुड। अर्पिता? यस सर। गौरव? यस सर। चलो बढ़िया। मतलब है, क्या बात है यार, सारे एक्टिव है। मैं तो सोच रहा था क्या पता एक आधा कोई गोली दे रहा हो। चलो एक बाद किसी एक का भी नाम ले लेते हैं। हमारे पास 2 साहिल हैं, साहिल चंडेल और साहिल पोसवाल। साहिल चंदेल सर। ओके डन। चलो भैया ऐसे बीच बीच में नाम ले लेंगे, इसी बहाने पहचान बढ़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हमें क्या बात करनी है? हमें एंगल की बात करनी है। एंगल की बात करनी है तो मतलब हमें रिलेटिव मोशन देखना है प्लेन में, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। अब हम इसकी बात करते हैं, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। हमने 1 डायमेंशन तो पढ़ लिया। अब देखो यार 2 डायमेंशन के अंदर क्या करना है। अगर मैं आपसे पूछूं VAB, तो VAB का फॉर्मूला मेरे को फिर से रिपीट करो, क्या होता है VAB का फॉर्मूला? VA माइनस A माइनस VB। अब बस आप इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दो। मतलब 2 डायमेंशन में भी फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बस लिखने का तरीका बदल दो। क्या लिखने का तरीका बदलूंगा? मैं इसको अब हमेशा लिखूंगा जब भी मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगा, VA प्लस माइनस VB। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है, सेम ही तो है। यस सर। वेरी गुड। सिमिलरली मेरे को बताओ अगर मैं VBA लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूं मैं?
दूसरे वाले तरीके से? वेरी गुड। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब हो जाता है नेगेटिव वेक्टर। इसका जो माइनस साइन हमने लिखा है ना, इसका मतलब हो जाता है नेगेटिव वेक्टर। अब मेरे को कोई बताएगा कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? नहीं जो पता। opposite हाँ direction में। बिल्कुल, नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि बस आपको उसकी डायरेक्शन उल्टी करनी है, कुछ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि भैया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और इसकी कुछ वैल्यू ले लेता हूं कि सपोज ये 10 न्यूटन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को माइनस ए वेक्टर ड्रॉ करके दो, तो माइनस ए वेक्टर आप कैसे ड्रॉ करोगे? भैया बस अपोजिट इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन उल्टी कर दो, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, वैल्यू अभी भी 10 न्यूटन ही रहेगी। जैसे इधर देख लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, और ये लग रहा है 60 डिग्री पे। तो आप माइनस बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? माइनस बी वेक्टर इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट। तो ये हो जाएगा माइनस बी, और इसकी वैल्यू सेम रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये पहले एंगल 60 डिग्री बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, तो अब ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, नीचे वाला? 180 वेरी गुड, माइनस 60, तो आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लोगे। Yes, sir. हाँ, तो मैं क्या एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, मैं ही सॉल्व कराऊंगा वो वाला, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है? Yes, sir. चलो, तो क्वेश्चन बड़ा सीधा और सादा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारी रेन गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स। नीचे गिर रही है, कितनी वेलोसिटी ले लूं? जितना आपका मन करे। सपोज इसको मैं फिलहाल ले लेता हूं, कितना ले लूं? 4 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं, चलो, कि भैया रेन गिर रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और एक पर्सन है, पर्सन चल रहा है किसी एक वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वो पर्सन भाग रहा है, कितनी स्पीड से भाग रहा है? वो भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है? आपको कैलकुलेट करके बताना है व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेन, कि भाई पर्सन के हिसाब से वो रेन कितनी वेलोसिटी पे गिरेगी। अब पहले तो आप क्वेश्चन को समझो पहले थोड़ा सा। भाई मैंने कहा कि रेन सीधी सीधी नीचे गिर रही है, कितनी वेलोसिटी से गिर रही है? 4 की स्पीड से। तो अगर मैं स्टेशनरी खड़ा हूं, मतलब रेस्ट पे खड़ा हूं, मैं मूव नहीं कर रहा, तो वो मेरे को बारिश 4 पे ही गिरती नजर आएगी, 4 की स्पीड से ही गिरती नजर आएगी। लेकिन अगर मैं चलना शुरू कर देता हूं ना, तो उस केस में वो मेरे को 4 की स्पीड से गिरती हुई दिखाई नहीं देगी, उस केस में मेरे को उसकी स्पीड अलग दिखाई देगी। जैसे आप सब लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि जब बारिश के टाइम हम बाइक पे होते हैं या स्कूटी पे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार बारिश बहुत तेज गिर रही है ये तो वही सब चीजें इधर भी वही है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो देखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, कि मैं किसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, किसके रिस्पेक्ट में? रेन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं किसके रिस्पेक्ट में? पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी आर माइनस वी एम। तो अगर आप एक चीज ध्यान दो, वी आर मतलब बारिश गिर रही है नीचे की तरफ, पर्सन चल रहा है सीधा, जहां आपका मन करे वहां अज्यूम कर लो, चाहे वो इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो। तो क्या इनके बीच में एंगल 0 या 180 डिग्री है? No, sir. इनके बीच में तो एंगल 90 डिग्री है। तो ये हो गया मेरा तीसरा वाला केस, मतलब मोशन इन अ प्लेन हो गया। तो अगर मोशन इन अ प्लेन हो गया, तो इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं? वी आर प्लस वेरी गुड। तो आप क्या कर दो, आपको पर्सन की स्पीड गिवन थी 3, बारिश की स्पीड गिवन थी 4, आप बस पर्सन की डायरेक्शन को उल्टी कर दो। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हमारे पास आ गई बारिश की स्पीड वी आर 4 मीटर पर सेकेंड, और ये मेरे पास आ गई पर्सन की नेगेटिव वेलोसिटी माइनस वी एम, और ये हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यार क्या आप मेरे को रिजल्टेंट निकाल के दे सकते हो? Yes, sir. तो बस रिजल्टेंट ही निकालना है। तो रिजल्टेंट के हिसाब से मेरे पास होगा
वी आर मतलब ए स्क्वायर, मैं वैसे फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। किसी एक को भी ए मान लो, किसी एक को भी बी मान लो, जिसको आपको मन करे उसको मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। 90 और cos 90 कितना होता है? 0 जीरो। 0 तो ये कट गया, ये कट गया। cos 90 जीरो होता है, ये पूरा कट गया। तो मेरे पास आ गया वी एम, यहां लिख देता हूं जिसको डाउट ना हो। cos 90 भैया जीरो होता है, ये याद भी रख लेना। तो वी आर एम को मेरे को बस क्या लिखना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 16 प्लस 9 रूट 25, एंड रूट 25 कितना होता है? 5 5 मतलब 5 मीटर। एक्चुअल में तो बारिश गिर रही थी 4 की स्पीड से, लेकिन वो मेरे को गिरती हुई दिखाई देगी कितनी स्पीड से? वो मेरे को गिरती हुई दिखाई देगी 5 की स्पीड से। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. भाई एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे को बाद में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया था। हालांकि बोल देना, मैं बुरा नहीं मानना यार ऐसा। पहले चेक कर लो, क्लियर है ना? डायग्राम बता दो एक बार। डायग्राम बताना है ना? ठीक है, डायग्राम बनाना है। चलो यार हो क्या रहा था, बारिश वर्टिकल डाउनवर्ड्स गिर रही है। वर्टिकल डाउनवर्ड्स का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ, -y की तरफ। ठीक है, यस सर। पर्सन चल रहा है, पर्सन तो रोड पे ही चलेगा ना, ऐसे हवा में उड़ता हुआ तो जाएगा नहीं। तो पर्सन को कहीं पे भी सीधा चलता हुआ दिखा दो, या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने पर्सन को मान लिया, ऐसे मैंने खुद से मान लिया कि पर्सन मेरा राइट हैंड साइड जा रहा है 3 की स्पीड से। मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है रेन की। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि मेरे को रेन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसके हिसाब से? पर्सन के हिसाब से, या अगर हवा चल रही होती तो हवा के हिसाब से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी आर माइनस वी एम। लेकिन मैंने कहा कि ये 2 डायमेंशन हो गया, क्योंकि ना तो इनके बीच का एंगल 0 है, ना तो इनके बीच का एंगल 180 है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, वी आर माइनस वी एम। तो मेरे को इस वाले वी एम का क्या ड्रॉ करना था? नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना था। तो नेक्स्ट ड्राइंग डायग्राम में मैंने इसका नेगेटिव वेक्टर मतलब उल्टी तरफ इसको ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर अगर ए है, तो इन दोनों का वेक्टर कहीं ना कहीं इनके बीच में से निकल के आएगा, रिजल्टेंट। तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट निकल के आया, और रिजल्टेंट को मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। तो कितनी आई उसकी वैल्यू? 5 मीटर पर सेकंड आई। अब चेक करके बताओ, क्लियर है Yes, ना? sir. Yes, sir. अब इसमें बस एक चीज रह गई कैलकुलेट करना। यस सर। ठीक है ठीक है, अब बस एक चीज रह गई कैलकुलेट करना। अब वो समझो क्या रह गई। मेरे को ये पता करना है कि मैं तो भाग रहा था, तो मेरे हिसाब से तो बारिश सीधी होने की बजाय अब टेढ़ी गिर रही है। तो लेकिन वो बारिश कितना टेढ़ा गिर रही है, ताकि मैं उसी हिसाब से अपनी अम्ब्रेला पकड़ूं। रिपीट, अगर मैं खड़ा था सीधा, तब तो मेरे को अम्ब्रेला कैसा पकड़ना है? तब तो मेरे को बिल्कुल सीधा पकड़ना है अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश सीधी गिर रही है। लेकिन जब मैंने भागना शुरू किया, तो मेरे हिसाब से क्या बारिश सीधी गिर रही है या किसी एंगल पे गिर रही है? किसी एंगल पे गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है बारिश। तो अगर बारिश यहाँ पे टेढ़ी गिर रही है, तो मेरे को अम्ब्रेला सीधा पकड़ना है या अम्ब्रेला भी टेढ़ा पकड़ना है? टेढ़ा पकड़ना टेढ़ा पकड़ना है ना? तो भैया ये अब यही कैलकुलेट करना है कि भैया मैं अम्ब्रेला कितने एंगल पे पकड़ूं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंगल मतलब मेरे को ये वाला हिस्सा कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। इस एंगल को नाम दे दो कुछ भी, अल्फा, जो आपका मन करे। क्योंकि इधर मैंने थीटा ले लिया, इसलिए मैंने थीटा नहीं लिया, अल्फा ले लिया। तो यार ऊपर वाला की पैरेलल लाइन नीचे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऊपर वाले की पैरेलल लाइन। यस सर। तो देखो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। क्या क्या राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया? कुछ इस तरीके से मिल गया। तो ये तो थी बारिश, बारिश की वेलोसिटी थी 4। ये तो था पर्सन, पर्सन की वेलोसिटी थी 3, और ये थी फाइनल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू थी 5। मेरे को ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो यार सीधी सीधी बात है, जब ट्राइंगल में आपको 3 साइड्स पता है और मैं बस आपको एंगल पूछ रहा हूं, तो क्या आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के एंगल बना सकते हो? यस सर। तो जो आपका मन करे, साइन, कॉस, टैन, जो आपका मन करे आप वो यूज करो, जो आपका मन करे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं टैन। तो टैन अल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये है सामने वाली साइड 3, और बेस होती है साथ वाली साइड 4। तो बस मेरे को एंगल मिल गया। क्या आप मेरे को बता सकते हो
कितने एंगल पे tan की वैल्यू 3/4 होती है? नहीं पता? नो सर। तो चलो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी आप फिलहाल बस लिख लो ये 37 डिग्री पे होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यस सर। यस सर। तो मतलब मेरे को 37 डिग्री पे अपना अम्ब्रेला पकड़ना है जिससे मैं बारिश से बच जाऊं। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, चेक कर लो। अब आज जितना भी किया उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर 37 डिग्री एक्यूरेट वैल्यू यही आती है? हाँ बिल्कुल एक्यूरेट यही वैल्यू आती है, और इसको याद रखने का तरीका क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। हमें दो एंगल्स के लिए वैल्यू याद रखनी होती है, एक 37 के लिए और एक 53 के लिए। तो 37 के लिए याद कैसे करेंगे और 53 के लिए कैसे याद रखेंगे वो बता दूंगा आपको। सर वैसे 36.86 नहीं होती अप्रोक्स करके? अब वो तो अब डिपेंड है आप कैलकुलेटर से कैसे कर रहे हो, वैसे आप 37 लिखोगे। 37। हाँ तो भाई आखिरी बार, कोई दिक्कत कोई समस्या? नो सर।